हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है न्यू राकेश चैनल में, जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों, अभी हम जैसा डिस्कस कर रहे थे अलग अलग स्टेट्स के पेपर जो एनटीएससी स्टेज 1 2021 में आए हुए थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं तमिलनाडु स्टेट का पेपर। तो चलिए देखते हैं इसके पेपर को, एनालिसिस करते हैं सारी चीज़ों को, क्या कोई टफनेस लेवल में चेंजेस आए हैं और बहुत सारी बातों को अपन देखेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चूहे खाना बंद करिए और एकदम से पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलते बच्चों, तमिलनाडु की बात करें अगर, तो तमिलनाडु में टफनेस लेवल अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा लो होता है। ये टोटली पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आप कह सकते हैं, या एनसीईआरटी की लेवल तक का ही पेपर बनाया जाता है। चलते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिस पे आपको क्या निकालना है, यूनिट्स निकालनी है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिर क्या है, एक कोई क्वांटिटी है, हमको अल्फा दी हुई है, जो किस पे डिपेंड कर रही है, आर टी माइनस आर नॉट पे अपॉन आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ पे आर टी और आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, ओम होगी। और T एंड T नॉट आर द टेम्परेचर, मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, डिग्री सेल्सियस होगी। अब क्या बताना है, द यूनिट ऑफ अल्फा। अब जो ये क्वांटिटी अल्फा है, इसकी यूनिट को हमको बताना है बच्चों। तो कैसे बता सकते हैं, आइए देखिए। ये क्या होगा, दोनों आर हैं, मतलब दोनों क्या हैं, डिग्री सेल्सियस सॉरी ओम और ओम। तो ये क्या आएगा, ऊपर की यूनिट आएगी ओम, नीचे क्या आएगा, देखिए ऊपर आया ओम, नीचे देखते हैं आर नॉट प्रेजेंट है, तो आर नॉट की यूनिट क्या होती है बच्चों, आर नॉट की भी यूनिट क्या होगी, ओम इनटू टी माइनस टी नॉट। ये क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा, क्योंकि टी भी डिग्री सेल्सियस में है और टी नॉट भी डिग्री सेल्सियस में है, तो ये क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस पे। अब ओम और ओम कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। तो यूनिट क्या हो गई हमारी अल्फा की, अल्फा इज इक्वल्स टू, यूनिट क्या हो गई, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस। कोई ऑप्शन है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओम इंटू डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस, ये ऑप्शन सही है, ये गलत है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा थर्ड। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है, प्रेशर का फॉर्मूला आप जानते हैं, सीधे सीधे आप लगा देंगे तो आंसर मिल जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एक गर्ल है जिसका मास क्या 40 kg, वो एक सरफेस के ऊपर खड़ी हुई है जिसका सरफेस एरिया कितना दिया है बच्चों, सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोई भी चीज सेंटीमीटर में लिखी है तो आपको सबसे पहले किस पे, SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 80 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर, 80 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय हर ऑन द सरफेस। जैसे मान लो ये गर्ल थी, अब ये किसी भी सरफेस के ऊपर खड़ी है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर लगाएगी। तो सबसे पहले आपको फोर्स का पता होना चाहिए। अब फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, कि कौन दे रहा होगा इसको फोर्स, सरफेस को, उसका वेट ऑफ द बॉडी। मास कितना है, मास 40 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो यहाँ से क्या आ गया, 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब क्या निकालना है, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स की वैल्यू कितनी है, 400 न्यूटन, और एरिया कितना है बच्चों, एरिया है 80 इंटू 10 पावर माइनस ऑफ 4। अब बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे, मीटर स्क्वायर होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा। तो इधर से देखोगे 85 जा 400, 85 जा 400, तो 5, ये 10 पावर माइनस 4 है तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस 4, 5 इंटू 10 पावर 4, और पास्कल किस पे आएगा, पास्कल में। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ सर सेकंड ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डायरेक्ट लगा दोगे। सिर्फ आपको यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना है, और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क के रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। अब पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क का रिलेशन हमने क्या देखा था कि एक कोई सरफेस है जहां पे आपको क्या लाना है, इनफाइनाइट से एक प्लस क्यू चार्ज लाना है, तो आपको वर्क W करना पड़ता है। ठीक है, तो वर्क एक चार्ज W, वर्क कितने चार्ज के लिए करना पड़ा, Q चार्ज के लिए। तो एक चार्ज के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा,
W बाई Q करना पड़ेगा। अब इसी को हम क्या बोलते थे, पोटेंशियल बोलते थे। तो V इंटू क्यू इज इक्वल्स टू W, यहाँ से क्या आया था, ये आया था। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ, जब आपको पोटेंशियल दिया गया हो और आपको क्या करना है, चार्ज को मूव कराना हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज की वैल्यू। अब देखो बहुत ध्यान से, क्या इसी तरह का कोई फॉर्म बना है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द EMF ऑफ द सेल इज 1.5 वोल्ट, कोई भी एक सेल दिया है जिसका EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या है, 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। अब दूसरा क्या है, देन द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल टू ड्राइव 0.5 कूलम, चार्ज कितना आपको मूव करवाना है, 0.5 कूलम का चार्ज को मूव कराना है ना, इन द सर्किट। मान लो ये एक सर्किट है जिसपे कोई भी रेजिस्टेंस हो, मुझे उसके बारे में अभी बात नहीं करनी है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, 1.5 वोल्ट का है। अब इसके अक्रॉस कितना चार्ज मूव कराना है, इसके अक्रॉस चार्ज, करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, चार्ज कितना मूव कराना है, 0.5 कूलम का। तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा दो, W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू लगा दो। तो यहाँ से करोगे तो V की वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू क्यू क्या है, 0.5 करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.75 जूल, क्योंकि वर्क डन किस पे आता है बच्चों, जूल पे आता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आंसर क्या आएगा, 0.75 जूल, इस तरीके से आ जाएगा। चलते हैं अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, नेट फोर्स क्या है। जैसे अगर एक बॉडी की बात करें, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, पर अगर इधर से जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो क्या है, बॉडी मूव नहीं कर रही, क्योंकि बॉडी के ऊपर इधर से लगने वाले फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स एक दूसरे को क्या कर ले रहे हैं बच्चों, कैंसिल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे बॉडी किधर मूव करेगी, अगर मान लो इधर ज़्यादा फोर्स है तो ये एकदम से तेज भाग जाएगी क्या, इधर नहीं, थोड़ा इन दोनों जैसे फोर्स अगर मैं बात करूँ, जैसे इधर 6 न्यूटन लगा और इधर 5 न्यूटन लगा है, तो बॉडी इधर मूव करेगी विथ द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जो 1 न्यूटन का इफेक्ट होगा उससे मूव करेगी। तो हम बॉडी पे क्या बोलते हैं, नेट फोर्स की बात करते हैं, है ना। कितने फोर्स लग रहे हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमको क्या है कि बॉडी पे नेट फोर्स कितना आ रहा है, उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये पता करना है अपन को, नेट फोर्स कितना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। देखो इधर कितना 7 न्यूटन, इधर 3 + 4 कितना 7 न्यूटन, मतलब इधर भी फोर्स 7 न्यूटन है, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स है। अगर दोनों साइड से आपके फ्रेंड इक्वल फोर्स से खींचेंगे, आप किधर जाओगे, किधर भी नहीं जाओगे, ठीक है, वही कंडीशन है। मतलब इधर नेट फोर्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। प्लस ऑफ 7 न्यूटन, इधर क्या आएगा माइनस ऑफ 7 न्यूटन, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। अब ऊपर और नीचे की बात करते हैं। ऊपर कितना लग रहा है बच्चों, 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और नीचे कितना लग रहा है, 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो बॉडी किधर जाएगी, जिधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है। अगर यहाँ पे नेट फोर्स देखोगे तो 5 - 4 मतलब 1 न्यूटन का फोर्स कहाँ बच रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो टुवर्ड्स नॉर्थ हमें क्या मिलेगा, नेट फोर्स मिलेगा, क्योंकि इधर तो बॉडी मूव नहीं करेगी, मूव कहाँ करेगी, ऊपर जहाँ पे फोर्स अनबैलेंस होंगे। तो इधर से देखोगे टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आंसर क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्थ। नेट फोर्स किधर आएगा, टुवर्ड्स नॉर्थ आएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ये बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, है ना, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। चलिए देखते हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट, क्या है, दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसा क्यों, इस पॉइंट पे फिर अगर देखोगे, अगर वो मान लो इंटरसेक्ट कर गई और जहाँ पे पॉइंट जहाँ पे वो क्रॉस कर रही वहाँ पे 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है, जैसे आपको मैं बोलूँ कि एक पॉइंट से आप 2 डायरेक्शन में एक ही साथ चल सकते हो। कैसे, एक ही टाइम पे आप यूएस में भी पहुंच जाओ, एक ही टाइम पे आप न्यूयॉर्क में भी पहुंच जाओ, ऐसा कभी पॉसिबल है। तो एक टाइम में कोई भी चीज़
दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे एक ही डायरेक्शन हो सकती है, या कि ये और इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए हम मानते हैं कि ये कभी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मतलब ये स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं दूसरा फिर क्या है। There will be maximum they will be maximum at equator than the poles। हम ये जानते हैं, अगर बार मैग्नेट की ही बात करें जैसे नॉर्थ और साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ ज़्यादा होती हैं? हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें कहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं? यहाँ पे पोल्स पे। कहाँ पे? पोल्स पे। पर इक्वेटर पे जाते जाते क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? उल्टा लिखा हुआ है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये प्रॉपर्टी क्या है? गलत है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम द साउथ पोल एंड एंड ऑन द नॉर्थ पोल। हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और एंड कहाँ होती हैं? साउथ में जाके। पर इस पर उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लोग बोल रहा है? साउथ से स्टार्ट होती हैं और नॉर्थ पे जाके एंड होती है। मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। पहला ऑप्शन सही है। अब देखते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व एक्सटेंडिंग द बॉडी ऑफ द मैग्नेट। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाती हैं? क्लोज कर्व बनाती हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। मतलब फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। तो आप देखो कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपके? फर्स्ट और फोर्थ। तो इसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट और फोर्थ, मतलब थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिक आउट द राइट आंसर टू करेक्ट गिव इन द गिवन स्टेटमेंट। आपको क्या बताना है? राइट ऑप्शन को आपको चूज करना है। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द साउंड। नहीं, इज कॉल्ड डैश। अगर बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर कोई भी चीज डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इन टाइम टी पे, तो 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी? 1 सेकंड में यूनिटी मेथड लगाओगे तो कितना चाहेगी? डी बाई टी। कितना जाएगी बच्चों? डी बाई टी। अब डी बाई टी क्या होता है? डी बाई टी की अगर बात करें तो क्या होता है? डी बाई टी इज इक्वल्स टू हमारा स्पीड होता है। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोल दोगे। तो यहाँ पे पर सेकेंड की बात करें, 1 सेकेंड यानी पर यूनिट टाइम की बात। यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड की अगर बात हो गई तो वो क्या हो गई? स्पीड या वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी है। लाउडनेस क्या होता है? अब लाउडनेस भी जान लो। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जैसे ये एक वेव है और दूसरी वेव ये है, तो इनका एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों? ज़्यादा है। तो इससे तो कोई भी मतलब है ही नहीं, अपन को इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। ये ऐसे ही पिच क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। देखो कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, कितनी ज़्यादा साइकिल वो ले रहा है। जैसे ये एक ही साइकिल ले रहा है पर ये बहुत सारे साइकिल ले रहा है। तो यहाँ पे पिच का भी कोई भी मतलब नहीं है, फ्रीक्वेंसी का भी यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है? अपना वेलोसिटी कहलाता है। तो हमको ये क्या देगा? वेलोसिटी देगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है उनके लिए जो आई ग्लासेस लगाते हैं। जैसे मेरे को आई ग्लासेस लगा है तो मुझे पता होना चाहिए कि ये जो लेंसेज होते हैं ये कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। अ पर्सन वियर अ ग्लास ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर। ठीक है। द डिफेक्ट ऑफ द आई एंड द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन विदाउट द ग्लास फिल। अब क्या पूछ रहा है कि जैसे इसकी पावर क्या है? माइनस है। अब पावर अगर माइनस में होती है तो हम क्या बोलते हैं कि उस बच्चे को क्या, या उस पर्सन को क्या हुआ है? मायोपिया हुआ है। मायोपिया क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब दूर का उसे नहीं दिखता। शॉर्ट साइटेडनेस यानी दूर का नहीं दिखता। अब दूर का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, जैसे यहाँ तक दिख रहा है, फिर उसके बाद बच्चों को नहीं दिख रहा होता है। तो आपका वो डिस्टेंस जहाँ तक आपको दिखता है उस हिसाब से इसको हम क्या करते हैं? इस लेंस को डिज़ाइन करते हैं बच्चों।
और वहाँ पे हम इस लेंस का फोकल पॉइंट सेट करते हैं कि वहाँ पे अगर ये फोकस करेगा, वहाँ पे अगर ये लेंस फोकस करेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक क्लियर इमेज मिलेगा। मतलब पावर ऑफ द लेंस किसके बराबर होगा, द हाईएस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, हम कहाँ तक देख पा रहे हैं वहाँ पे हमारा क्या होगा, फोकल पॉइंट सेट होगा। चलिए देखते हैं कैसे। अब आपको क्या दिया है, पावर दिया है, तो उसको क्या है, नियर साइटेडनेस यानी शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब पास का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा है। तो फार साइटेडनेस नहीं होगा, एस्टिग्मेटिज्म नहीं होगा, नियर साइटेडनेस के 2 आंसर दिए गए हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको पावर दिया है तो आप कितनी दूर तक देख सकते हो। अगर जितना दूर तक मैं देख सकता हूँ बिना चश्मे के, वहाँ पे अगर फोकस हो रहा है इस लेंस का, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमको दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। तो आप इसको किससे इक्वेट कर सकते हो, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। यहाँ से देखोगे तो हम ये फार्मूला तो हम हमेशा जानते हैं, इसके बाद की बात करेंगे। देखो ये पावर इज इक्वल टू 0. इसको 2.0 लिखोगे इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन एफ करोगे तो यहाँ से एफ की वैल्यू जो आएगी, एफ की वैल्यू आएगी 0.5 मीटर्स। किस पे आएगी, मीटर्स पे आएगी, मतलब 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर का ऑप्शन क्या है, ये है। अब बहुत ध्यान से देखो, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस लेंस का फोकल लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर है, मतलब आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम कहाँ तक दिख रहा है आपको, 50 सेंटीमीटर तक ही देख पा रहे हो, ठीक है, उससे ज़्यादा की चीज़ नहीं देख पा रहे हो। इसलिए आपके इस लेंस का फोकल लेंथ 50 बनाया गया, क्योंकि अगर इससे जो रेज, इसके कारण जो फोकस हो 50 पे हो, तो आप एक एग्जैक्ट क्लियर इमेज बना सकें और देख सकें। तो आई होप सो समझ में आया होगा, क्लैरिटी आई होगी आपको इस बारे में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पिक द ऑड वन आउट, इनमें से जो अलग है उसको निकालना है। देखो वाटर रिकवरी सिस्टम नहीं है काम का, आई ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी ये भी नहीं है काम की, ऑक्सीजन, ये सारे टर्म्स किसके हैं, बायो रिलेटेड हैं। यहाँ पे देखते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये क्या है, सोनार, ये किसके ऊपर, साउंड के ऊपर बेस्ड है, और बाकी वो बायो के सिस्टम है। तो ऑड वन कौन सा है, सोनार हो गया। इस तरीके से देख सकते हैं। अब चलते बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, बिल निकालना है। अब बिल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन। और किस पे निकालते हैं इसको, यूनिट्स पे, यूनिट पे निकालते हैं। और उसके बाद हम जो रेट दिया रहता है, जैसे 5 पर यूनिट, 5 रुपीज़ पर यूनिट दिया है, तो इस रेट का मल्टीप्लाई करके हम टोटल बिल बताते हैं। अब एक यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू, हम जानते हैं बच्चों 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। यहाँ पे जो पावर है उसको किस पे लेंगे, किलोवाट पे लेंगे, और टाइम किस पे लेंगे बच्चों, आर पे लेंगे। किस पे लेंगे, आर। तो इस तरीके से देखोगे तो किलोवाट आर है यूनिट किसकी, एनर्जी कंजप्शन की। तो देखते हैं, सबसे पहले मंथली बिल बनाना है। सबसे पहले एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। क्या होता है, पावर इनटू टाइम। अब पावर को किस पे लेंगे, वाट पे, पर उसको हमको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोवाट पे, उसको यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। द मंथली बिल ऑफ 30 डे, किसकी बात की जा रही है, 30 डे। एक कोई मंथ है जिसपे 30 डेज हैं। इफ द फॉलोइंग अप्लायंसेज आर यूज्ड एज इंडिकेटेड बिलो द रेट एट द रेट ऑफ 5 रुपी पर यूनिट। 5 रुपए की रेट से कि 1 यूनिट अगर हमने बिजली जलाई तो कितना कॉस्ट आएगा, 5 यूनिट आएगा। तो इस कंडीशन में हमारा बिल कितना बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों। अगर बात करें एक दिन के एनर्जी कंजम्पशन की, किसके लिए, हीटर के लिए, तो हीटर की अगर बात करें तो हीटर का पावर कितना है, एनर्जी कंजम्पशन ऑफ हीटर, एनर्जी ऑफ हीटर क्या होगा, पावर इनटू टाइम। पावर किस पे लोगे बच्चों, कहाँ पे दिया है, वाट पे, तो इसको किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो वाट पे, मतलब डिवाइडेड बाय 1000 करोगे। तो ये इंटू क्या करोगे, टाइम किस पे रखोगे, आर पे। तो यहाँ से देखोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 किलोवाट
1 किलोवाट आवर हो गया। तो एनर्जी कंजप्शन 2 किलोवाट आवर हो गया। कितना हो गया बच्चों? 2 किलोवाट आवर हो गया, मतलब 2 यूनिट्स। एक दिन अगर हीटर 2 घंटे के लिए चला रहे हो तो आपको 2 यूनिट एनर्जी क्या हो रही है? खर्च हो रही है। चलते हैं बच्चों आगे। 1060 वाट बल्ब, हमारे पास क्या है? 10-60 वाट के बल्ब हैं और जिनको हम कितने घंटे के लिए चला रहे हैं? 5 आवर के लिए चला रहे हैं। तो एनर्जी कंजम्पशन बाय द बल्ब की बात करें तो कितने बल्ब हैं? 6 × 60, 10 × 60 कितना है? 10 × 60, 10 × 60। अब ये किस पे आएगा? वॉट पे। तो इसको हमको किलोवाट पे कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। इनटू टाइम कितना है? 5 आवर्स। तो इधर से देखोगे कितनी वैल्यू आएगी? कितनी वैल्यू आएगी देखिए। अब देखोगे तो 6 × 5 = 30 यानी 3 किलोवाट। 3 किलोवाट ठीक है। एक दिन का कंजम्पशन में कितना हो गया हमारा? 2 किलोवाट प्लस 3 किलोवाट का। तो 30 डे का कितना होगा? तो देखते हैं 2 + 3 कितना हो गया? 5 किलोवाट। एक दिन का कंजम्पशन हो गया, मतलब 5 यूनिट एक दिन का कंजम्पशन हो गया इंटू 30। ये कितनी यूनिट्स आएंगे? 5 × 3 = 15, मतलब 150 किलोवाट आवर। और इसी को क्या बोल सकते हैं अपन? 150 यूनिट्स बोल सकते हैं। यूनिट्स बोल सकते हैं। अब इधर से देखोगे एक यूनिट का कॉस्ट कितना होता है? 5 रुपीज़ होता है। तो यहाँ से क्या करोगे? यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 × 5 = 75, मतलब 750 रुपीज़। 750 रुपीज़। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको समझ में आया सबसे पहले पावर और टाइम से आपको एनर्जी कंजप्शन इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स के लिए निकाल लेना और एक यूनिट की कॉस्ट को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जैसे 150 यूनिट्स इंटू 5 रुपीज़, तो टोटल कितना आ गया? 750 रुपीज़ आ गया। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं बच्चों डीसी मोटर की तरफ। कोई भी मोटर होता है, डीसी जनरेटर की तरफ। अब जनरेटर किसके ऊपर वर्क करता है? हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। तो कौन से फिनोमिनन को फॉलो करेगा? अ डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मोटर किस पे वर्क करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। और जो ये है अपना जो जनरेटर है ये किसके ऊपर वर्क करता है? कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। फिर क्या है? हाईएस्ट रिफ्लेक्शन किसके लिए रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा? जब रिफ्रैक्शन कब ज़्यादा होगा? जब दो मीडियम के बीच पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस क्या हो? बहुत ज़्यादा। जैसे ये μ1 है और ये क्या हो गया बच्चों? μ2 हो गया। तो μ1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन μ2 या μ2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द μ1, वहाँ पे रिफ्रैक्शन क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। देखो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन किसके केस पे हो सकता है? जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा डायमंड के लिए होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन किससे होगा? डायमंड में। और लोवेस्ट किसके लिए होगा बच्चों? किसके लिए? आइस के लिए। इस तरीके से देख सकते हो। तो फर्स्ट का क्या आना चाहिए? थर्ड। फर्स्ट का थर्ड किस पे आ रहा है? इस पे और इस पे। सेकंड का फोर्थ किस पे आ रहा है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। चलिए और भी ऑप्शंस को अपन देख लेते हैं। हेडलाइट ऑफ अ कार। हेडलाइट ऑफ द कार हम क्या देखते हैं कि हेडलाइट पे एक पीछे से एक सिल्वर्ड सरफेस लगी रहती है और जैसे वो केव जैसे दिखती है, तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। और वहीं पे अगर देखें रियर व्यू मिरर, जिस पे हमें क्या देखने हैं? ऑब्जेक्ट पीछे के बहुत छोटे छोटे दिखते हैं और लिखा भी रहता है उस पर कोटेशन, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं? कन्वेक्स मिरर। क्या यूज़ करते हैं? कन्वेक्स मिरर। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आंसर क्या आ जाएगा इसका? फर्स्ट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। आइए देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है आपसे। आइए हाँ, फिर क्या है? द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ f एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। आपको क्या निकालना है?
आपको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालनी है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है सर, 1/f इज टू 1/v प्लस 1/u। ओके, थैंक यू। अब दूसरा क्या है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है सर, hi/ho, और दूसरा फॉर्म क्या होता है सर, -v/u। ओके, थैंक यू। अब देखो बहुत ध्यान से, हाँ हमको क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला निकालना है। बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1/f माइनस 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ये इधर से इधर ले जाओ तो ये क्या होगा, 1/v आएगा। तो v की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो v की वैल्यू बहुत अच्छे से जब निकाल के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, FU/u माइनस f। आप जानते हो इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे और रेसिप्रोकल करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू ये आएगी। अब मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में रखो, -v/u होता है, -v/u करो तो माइनस ऑफ FU/u माइनस f/u। u कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस ऑफ f/u माइनस f, माइनस ऑफ f/u माइनस f। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। आई होप सो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट करके प्लीज़ बताओ कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या खराब, जिससे हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।